हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ में जितनी भी कविताएं हैं, उन कविताओं का एक शॉर्ट नोट जो है मैं लेके आई हूँ। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। सारी कविताओं से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनका एक शॉर्ट नोट जो है यहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि 17 जून से आपकी नेट की परीक्षाएं हैं। तो वहाँ पर ये टॉपिक जो है आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली कविता जो है वो है आपकी रेवा तट पृथ्वीराज रासो से, और जिसके रचनाकार है चंदबरदाई जी। और ये जो है शुक सुकी संवाद से जो इसका प्रारंभ माना जाता है, और इसको शुक सुकी संवाद जो है माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी शैली की बात करें तो ये संवाद शैली में जो है ये रचना लिखी गई है। अब बात करते हैं सर्गों की, तो इसमें 69 सर्ग है, और जिसमें रेवा तट जो है इसमें 27वां सर्ग है। यानी कि पृथ्वीराज रासों में कुल सर्गों की बात करें, प्रश्न आ जाता है, तो इसमें 69 सर्ग हैं। अब अगर इसमें पूछा जाए कि रेवा तट जो है इसमें कौन सा सर्ग है, जो रेवा तट आपको पढ़ना है वो कौन सा सर्ग है, तो ये इसका 27वां सर्ग है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब इसमें किस चीज़ का वर्णन है, यानी इसका वर्ण विषय क्या है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान व शहाबुद्दीन गौरी के रेवा तट पर होने वाले युद्ध का वर्णन जो है किया गया है। तो इसका जो वर्ण विषय है वो ध्यान से देखिएगा। तो शहाबुद्दीन को पता चलता है कि रेवा तट पर पृथ्वीराज चौहान आखेट करने आए हैं, तो वह उस पर हमला कर देता है, परंतु इसके विपरीत पृथ्वीराज ही उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर बंदी बना लेते हैं। तो ये जो है इसकी कथा है जो इसमें वर्णित है। अब बात करें इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, तो ये वीर रस से भरी हुई काव्य पंक्तियां हैं, और इसको पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य जो है कहा गया है। अगली कविता है, अगला जो काव्य है वो आपको पढ़ना है खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। इसके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। इनका मूल नाम क्या है, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो इनका मूल नाम अब्दुल हसन है, और इनका जन्म जो है सन 1255 ईस्वी में हुआ है। और इनका उपनाम जो है, अब उपनाम भी प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में, तो इनका उपनाम है तुर्के अल्लाह या फिर तोताए हिंद। इनके गुरु का नाम बात करें तो निज़ामुद्दीन औलिया। तो देख सकते हैं हर लाइन से एक प्रश्न जो है आप सभी के लिए यहाँ बन सकता है उस टॉपिक से। अपनी भाषा के लिए इन्होंने हिंदवी शब्द का जो है उल्लेख किया था। इसके बाद जो इन पे प्रश्न आता है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं खालिक बारी इनकी लिखित रचना है, जो कि क्या है, एक शब्दकोश है। नूह सिपर रचना इनकी रचना है, जो कि भारतीय बोलियों के संबंध में वर्णन करता है। और राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि माना है। खुसरो अपनी पहेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जो है ये मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो अब ये मुकरियाँ क्या होती है, तो मुकरियाँ वह विधा है जहाँ प्रश्नकर्ता के द्वारा दो अर्थों उत्तरों के क्रम में पहले उत्तर से मुकर जाने की कोशिश दिखती है। जैसे यहाँ उदाहरण देख सकते हैं कि वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, कि वह आएगा तभी शादी होगी, उसके बिना दूजा कोई भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं मीठा लागे वाके बोल, कि उसकी बोली जो है मीठी लगती है। तो कहते हैं कि ए सखी साजन, क्या वह साजन है, तो ना सके ढोल। तो यहाँ उत्तर भी उसका दे दिया है कि वो साजन नहीं बल्कि वो ढोल है। आगे है एक थाल मोती से भरा। देखिए उनकी पहेलियों का उदाहरण है। सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका उदाहरण हो जाएगा आकाश। आजकल जो है इनकी पहेलियों के अर्थ भी पूछे जा रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है, उससे क्या निकलेगा। जो अगला जो है वो है विद्यापति की पदावली, विद्यापति के द्वारा। तो विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि भी कहा जाता है। कीर्तिलता का इनकी दो रचना है, कीर्तिलता व कीर्तिपता का, जो कि अवाहट्ट भाषा में है।
लेकिन उनको जो यश मिला हुआ है वो विद्यापति की पदावली से मिला हुआ है। पदावली में उनके किस प्रकार के काव्य हैं, तो भक्ति और श्रृंगार के पद जो है इनकी पदावली में दी गई है। पदावली की भाषा क्या है, तो ये मैथिली भाषा में रचित है। तो मूलतः जो है विद्यापति वो शैव भक्त है, लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में रमे हुए हैं। निराला जी ने पदावली को नागिन की मादक लहर कहा है। पदावली क्या है, एक गीति काव्य है, क्योंकि आपको पदावली पढ़नी है तो पदावली से संबंधित जरूरी चीजें भी आपको देखनी चाहिए। पदावली के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। पदावली में राजा शिव सिंह एवं लक्ष्मा देवी का प्रतीकार्थ रूप में उल्लेख मिलता है, यानी प्रतीकों के रूप में हमें इन दोनों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही पदावली के कारण जो है विवाद भी है कि विद्यापति जो है वो भक्त है या श्रृंगारी कवि है, यानी जो पदावली में जो रचनाएं हैं तो वो भक्ति परक भी है और श्रृंगार परक भी रचनाएं हैं। रहस्यवादी कवि मानने वाले हैं तो विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है जॉर्ज गिरसन ने। श्रृंगारी कवि मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बच्चन सिंह, हरप्रसाद शास्त्री। और इनको भक्त कवि मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैतन्य महाप्रभु और श्याम सुंदर दास। अब बात करते हैं कबीर, जो कि संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ये भी आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो पंक्तियां दी गई है, पद दी गए हैं, उनकी व्याख्याएं आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो आपको ज़रूरी चीज़ें इस संबंध में पता होनी चाहिए वो मैं बता देती हूँ। तो कबीरदास जी का जो जन्म है वो सन 1455 में हुआ था, यानी कि 1398 ईस्वी में काशी में। लेकिन कुछ लोग जो है इनका जन्म स्थान मगहर भी मानते हैं। इनका निधन जो है 1518 ईस्वी में हो गया था। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम है रामानंद। मुस्लिम लोगों के अनुसार वहीं पे मुस्लिम लोग जो है इनके गुरु को शेख तकी को जो है इनका गुरु मानते हैं। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के ये कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। इनसे इनकी शुरुआत जो है ज्ञानाश्रयी शाखा की मानी जाती है। इनकी रचना की बात करें तो बीजक नाम से कबीर के शिष्य धर्मदास द्वारा जो है इनका संकलन किया गया। अब जो रचना है बीजक, उसके भी 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। तो साखी का अर्थ क्या होता है, तो साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। और इसके कितने भाग हैं, 59 भाग हैं। इसका पहला भाग है गुरुदेव को अंग और इसका अंतिम भाग है अभिहड़ को अंग। देखिए थोड़ा जो है ये क्लियर नहीं है, तो आप सुन लीजिएगा। जहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इसको सुन लीजिएगा। अगला है सबद, जिसमें 23 भाग हैं और इसमें जो है योग साधना और कीर्तन संबंधी बातें बताई गई हैं। ये ब्रज भाषा में है। अगला है रमेनी, इसके 47 भाग हैं। यह चौपाई छंद में लिखी गई है और इसमें जो है दार्शनिक विचार दिए गए हैं। अब कबीर के संबंध में विद्वानों के द्वारा क्या क्या कथन कहे गए हैं, तो श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। शुक्ल जी ने सधुक्कड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिटेक्टर कहा है। बाबूराम सक्सेना ने इनको अवधी भाषा के प्रथम संत कवि कहा है। वहीं पे वासुदेव सिंह ने इनको सच्चे लोकनायक कहा है। अब कबीर के विषय में विद्वानों के क्या कथन है, इससे भी प्रश्न आता है। तो शुक्ल के अनुसार प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि वे नृ सिंह के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। आगे बीजक का संपादन कबीर ग्रंथावली के नाम से श्याम सुंदर दास जी ने किया और यह जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था, जो कि आपको पढ़ना है, तो इसलिए थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं जायसी ग्रंथावली की, जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपको नागमती वियोग खंड पढ़ना है। तो बात करें कि जायसी ग्रंथावली जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो लिखा गया आलोचनात्मक कृति है। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का मूल्यांकन जो है किया गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा सन 1540 ईस्वी में लिखा गया था। पद्मावत में कितने खंड हैं कुल, तो इसमें कुल 57 खंड हैं और नागमती वियोग खंड जो आपको पढ़ना है ये इसका 30वां खंड है। पद्मावत जो है एक सूफी काव्य है।
इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। इस खंड में जो है आपको नागमती वियोग वर्णन जो है वो पढ़ना है। तो राजा रतन सेन जब पद्मावती से विवाह करने चला जाता है तो उसके वियोग में रानी नागमती की जो दशा होती है उसका वर्णन नागमती वियोग खंड में किया गया है। नागमती के विरह को वर्णन करने के लिए इसमें 12 मासा का जो है वर्णन किया गया है। तो यहाँ प्रश्न आया था कि 12 मासा में या नागमती वियोग खंड में जो पहला जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो आषाढ़ मास से जो है इस 12 मासे का वर्णन किया गया है और इस काव्य को पद्मावत को प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है। अगला है सूरदास, जिसमें आपको भ्रमर गीत सार पढ़ना है, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। तो भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। तो अब ये क्या है, इसमें महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह किया गया है। सुरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में, देखिए सुरसागर आप पढ़ते हैं, सूरदास जी ने लिखा है, जिसमें भ्रमर गीत एक प्रसंग है। तो भ्रमर गीत में जो 400 पद हैं उनको छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में जो है शुक्ल जी ने इसको प्रकाशित करवाया है। अब बात करें अगर सूरदास के जन्म की, तो इनका जन्म 1474 ईस्वी में हुआ था और निधन जो है 1583 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और इन्होंने पुष्टि मार्ग से दीक्षा ली थी। सुरसागर सूरदास जी का जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके 9 अध्याय जो है वो संक्षिप्त है, परंतु 10वां अध्याय जो है बहुत ही विस्तार है और इसमें कृष्ण भक्ति की जो है, इसमें भक्ति की जो है प्रधानता की गई है। और सुरसागर में जो 2 प्रसंग हैं, एक श्री कृष्ण की बाल लीला और दूसरा जो है भ्रमर गीत प्रसंग, ये दोनों ही प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भ्रमर गीत में सूरदास के उन पदों को लिया गया है। तो भ्रमर गीत में जो है कौन सा प्रसंग लिया गया, जिसमें कृष्ण के द्वारा उद्धव को मथुरा से ब्रज जो है संदेश लेकर भेजते हैं और किस प्रकार गोपियों को उद्धव जो है वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, वहीं पे गोपियाँ जो है सगुण की उपासना पर जोर देती है और जो उद्धव का घमंड है वो किस प्रकार टूटता है, इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। उद्धव योग और ब्रह्म के ज्ञाता है। जब गोपियाँ व्याकुल होकर कृष्ण की बात करती है तो वो निराकार ब्रह्म और योग की बातें बताती है। गोपियाँ खींच जाती है और काले भंवरे की उपमा दे देती है। गोपियाँ सगुण भक्ति को महत्व देती है। फिर इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है तुलसीदास, जिसमें आपको रामचरितमानस जो है तुलसीदास कृत रामचरितमानस, जिसमें आपको उत्तरकांड पढ़ना है। उत्तरकांड, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1574 ईस्वी रामचरितमानस का। तो ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी भाषा की बात करें तो ये अवधी है। इसको तुलसी रामायण या तुलसी कृत भी कहा जाता है। इसमें भगवान राम के चरित्र का जो है वर्णन किया गया है। इसमें 7 कांड है और उन्हीं के अंतर्गत इसमें कुल श्लोकों की बात करें तो 27 श्लोक है, 4608 चौपाइयाँ हैं, 1074 दोहे हैं, 207 सोरठा और 86 छंद है। 7 कांडों की बात करें तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। छंदों के अनुसार अगर बात करें तो बाल कांड जो है वो सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा कांड है। अब उत्तर कांड में जो है किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें भरत के विवाह, श्री राम का स्वागत, राज्याभिषेक, राम राज्य का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, राम जी का भाइयों समेत अमराई में जाना, शिव पार्वती संवाद, तो इन सभी का उल्लेख जो है इसके उत्तर कांड में देखने को मिलता है। अब बात करें कि रामचरितमानस को लिखने में कुल कितना समय लगा, तो इसको लिखने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन का जो है समय लगा है। अब बात करते हैं बिहारी सतसई की, जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो बिहारी सतसई में कवि बिहारी की रचना है। यह एक मुक्तक काव्य है जिसमें 713 दोहे का संकलन किया गया है।
इसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन है। अब बात करें कि सतसई से क्या तात्पर्य है, तो सतसई यानी कि 700 या उससे अधिक दोहों का संकलन। तो बिहारी द्वारा कृत जो ये बिहारी सतसई है उसमें एकमात्र रोला छंद का, यानी इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, तो रोला छंद का जो है प्रयोग किया गया है। बिहारी जो है किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र रचना है। बिहारी सतसई को श्रृंगार, भक्ति और नीति का त्रिवेणी भी कहा जाता है। तो ये बिहारी सतसई से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। अब बात करते हैं घनानंद कवित्त की। तो इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसमें जो है घनानंद की कविताओं को ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने, तो अब इसका देखिए यहाँ महत्वपूर्ण आता है, इसका संकलन जो है किसने किया था, ब्रजनाथ ने घनानंद कवित्त के नाम से इसका संग्रहित किया था। घनानंद के नाम से 40 रचनाएं हैं, जिसमें अधिकांश जो है वो कविता और सवयें हैं। अब घनानंद किस काल के कवि हैं, तो ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं और शुक्ल जी ने इनको साक्षात रसमूर्ति कहा है। ये सुजान नामक स्त्री पर आसक्त थे व इनके कारण जो है दरबार से निष्कासित किए गए। इनको जो है वियोग श्रृंगार का मुक्तक कवि कहा जाता है। इसके बाद जो अगला है वो है मीरा, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। इसका प्रकाशन वर्ष है, यानी कि जो ये मीराबाई है, मीराबाई की पदावली है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। वहीं पे मीराबाई के जन्म की बात करें तो वो है 1504 ईस्वी और इनका निधन जो है 1563 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मीराबाई का जन्म है और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है 1979 ये मीराबाई की पदावली का है। अब मीराबाई को क्या क्या उपाधियां मिली हुई है, तो इनको मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है सुमित्रा नंदन पंत ने। इनकी भक्ति भावना किस प्रकार की थी, तो इनकी भक्ति भावना माधुर्य भाव थी, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनकी माधुर्य भाव की भक्ति भावना थी और ये कृष्ण की भक्ति करती थी। इनके गुरु का नाम संत रैदास या रविदास था। इन्होंने दीक्षा जो है वो चैतन्य संप्रदाय के जीव गोस्वामी से ली थी। अब इनकी रचनाओं की बात करें, देखिए इनकी रचनाएं भी परीक्षा में पूछी जाती है। तो नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद का टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विराग एवं फुटकर पद तथा गरवा गीत जो है इनकी रचनाएं हैं। और मीराबाई की रचनाओं का संकलन मीराबाई की पदावली के रूप में उपलब्ध है। अब विद्वानों के द्वारा मीराबाई को क्या क्या चीजें कही गई है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है मीराबाई का समस्त काव्य आंसुओं से सना एवं विरह में भीगा है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार मीरा का काव्य नारी के मुक्ति का आवाहन है। रामविलास शर्मा के अनुसार मीरा का काव्य स्त्री की पराधीनता का प्रत्याख्यान है, पुरुष प्रधान व्यवस्था के प्रति विद्रोह की घोषणा है। नरोत्तम स्वामी, मीरा के काव्य रचना के लिए नहीं लिखा गया, यह तो अपने आराध्य के प्रति उन्मुक्त अभिव्यक्ति एवं प्रेम की घोषणा है। इसके बाद आते हैं आधुनिक काल में जो कविताएं दी गई है, जो आपको पढ़ना है। यहाँ मैंने आपको रीति काल तक अभी बता दिया है और इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है आधुनिक काल। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है लेकिन संपूर्ण डिटेल है। तो चलिए, उर्वशी में आपको जो पढ़ना है वो है इसका तृतीय अंक और इसको लिखने वाले हैं उर्वशी को लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर और इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। ये एक गीति नाट्य है। इस रचना को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। नाटक बोल रही हूँ, काव्य रचना है। उर्वशी और पुरुरवा के माध्यम से काव्य आध्यात्म की को जो है इसमें जो काव्य आध्यात्म की जो समस्या है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो इसमें जो मुख्य रूप से आते हैं उर्वशी और पुरुरवा की कहानी है और इसके मुख्य पात्र उर्वशी और पुरुरवा है। इसमें अंकों की बात करके उर्वशी में कुल कितने अंक हैं, तो इसमें कुल 5 अंक है और ये वीर रस प्रधान रचना है। अगला जो है वो है बादल को घिरते देखा है, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। ये उनके
काव्य संग्रह युगधारा में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। और इसमें बादल को घिरते दिखा है। बादल जो है वो कहाँ पर होते हैं, तो हिमालय में, तो हिमालय की वादियों का इसमें चित्रण किया गया है। हिमालय प्रदेश में यानी हिमालय में जो है बादलों के घिरने का वर्णन किया गया है। कस्तूरी मृग की जो बेचैनी है उसकी का वर्णन किया गया है। बर्फीली घाटियों में जो चकवा चकवी के बिछड़न और उनका जो क्रंदन है उसका वर्णन किया गया है। और किन्नर और किन्नरी समाज का वर्णन किया गया है। तो इसमें बादल की प्रकृति और उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगली रचना है कालिदास, जिसके लेखक है नागार्जुन। प्रकाशन वर्ष है इसका 1938 ईस्वी। और ये उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। और सतरंगे पंखों वाली का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। और इस कविता के माध्यम से कवि ने कहना चाहा है कि जब कोई कवि काव्य करता है तो उसके पात्रों का जो सुख दुख है उसके स्वयं का सुख दुख बन जाता है। और इस कविता में उन्होंने संस्कृत के महाकवि कालिदास के बारे में बताया है। कालिदास द्वारा रचित उनके 3 महाकाव्यों का वर्णन जो है नागार्जुन ने इसमें किया है। तो सबसे पहला है रघुवंश, जिसमें अज और इंदुमती का वर्णन है। दूसरा है कुमार संभव, जिसमें कामदेव और रति का वर्णन है। तीसरा है मेघदूत, जिसमें यक्ष और उसका विरह, इन तीनों का वर्णन जो है उन्होंने अपनी काव्य पंक्तियों में किया है। अगली कविता है अकाल, और उसके बाद जिसके लेखक है नागार्जुन जी। सतरंगे पंखों वाली में ये संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। और इस कविता का संबंध जो है अकाल और उसके बाद की परिस्थितियों से है। ये 8 पंक्तियों की कविता है और इसमें जो है मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। जो अलंकार है वो इसमें मानवीकरण का, यानी कि अगर इसके पंक्तियों की बात करें, देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया। अब चूल्हा रोया, चूल्हा कैसे रो सकता है, लेकिन चूल्हे का क्या है, मानवीकरण किया गया है। चक्की रही उदास, चक्की को क्या बताया गया है, उदास। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग इस कविता में किया गया है। अकाल में मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों की भी स्थिति कैसी है वर्णित की गई है। अब यहाँ पे इनकी कविता अकाल और उसके बाद में किसी भी मनुष्य का जिक्र नहीं किया गया है। इस कविता में उन्होंने मनुष्य के अलावा जो अन्य प्राणी हैं, अकाल के समय उसकी क्या स्थिति है, इसका वर्णन उन्होंने इन पंक्तियों में किया है। अकाल के बाद जब घर में अनाज आता है तब कैसा वातावरण, यानी इसमें जो है 2 स्थितियों का चित्रण किया गया है। पहली स्थिति अकाल के समय क्या स्थिति है, दूसरी स्थिति अकाल के बाद जब घर में अनाज आ जाता है तो उसके बाद जो वातावरण है वो किस प्रकार से बदल जाता है, इसका वर्णन किया गया है। तो ये कविता जो है आशा और निराशा से संबंधित है, यानी इसमें निराशा भी दिखाई गई है और आशा फिर दिखाई गई है, उत्साह जो है दिखाया गया है। अगली कविता है खुरदरे पैर नागार्जुन की। इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। और इस कविता में उन्होंने किसान, मजदूर और जनता के पैरों में, यानी कि एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के जो मेहनत है उसका वर्णन उन्होंने किया है कि मेहनत करने के बाद उस व्यक्ति के पैर जो है किस प्रकार से खुरदरे हो जाते हैं, उनमें विवाइयाँ फट जाती है, उसका वर्णन किया है। एक रिक्शा चालक की जो अवस्था है, उसकी परेशानी है, उसका मेहनत है, इन सभी का वर्णन जो है इसमें किया है। उसके फटे विवाइयों का वर्णन, उसकी मेहनत का वर्णन इसमें किया गया है। कवि का निम्न वर्ग के प्रति लगाव था, इसलिए कविता में जो है उन्होंने उनके ही दुख दर्द को बताया है। कविता में रिक्शे वाले की व्यथा, उसके परिश्रम का चित्रण और जो रोटी रोजी कमाने के लिए वो बाहर जाता है उसका वर्णन उसमें किया गया है। अगली कविता है शासन की बंदूक नागार्जुन की। इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। और ये क्या है, आपातकाल के दिन की ये कविता है कि आपातकाल केवल इतिहास का कालखंड नहीं बल्कि बेहया और खुदगर्जी वाले लोकतंत्र सत्ता का अधोपतन का एक दस्तावेज भी है। तो इसमें जो है आपातकाल में कैसी स्थिति हो जाती है और इसमें लोकतंत्र जो है
उसका भी पतन हो जाता है। यानी शासन की बंदूक, जब शासन जो है वो किस प्रकार से अपने हाथ में अगर लोग ले ले तो क्या अवस्था हो जाएगी, लोकतंत्र का नाश हो जाएगा, वो इस प्रकार से इसमें वर्णन किया है। ये उनके काव्य संग्रह तुमने कहा था में संकलित है। अगली कविता है मनुष्य हूँ, नागार्जुन के द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह युगधारा में संकलित है और इस कविता के माध्यम से कवि द्वारा समाज का जो है चित्रण इस कविता में किया गया है कि कवि ने इसमें स्वयं को मानव के रूप में वर्णित किया है। मनुष्य हूँ यानी स्वयं को मानव के रूप में वर्णित किया है कि कवि क्या होता है, वो भी एक मनुष्य ही होता है, उसकी भी भौतिक इच्छाएं होती है और इसलिए वह स्वयं भी संघर्षरत रहता है। अगली कविता है परिवर्तन, जिसके लेखक है सुमित्रानंदन पंत जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह पल्लव में संकलित है और इस कविता में उन्होंने रोला छंद का प्रयोग किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि परिवर्तन को कवि ने जीवन का शाश्वत सत्य जो है वो माना है। परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों स्वरूपों का वर्णन इसमें किया है। यानी परिवर्तन होगा, अगर किसी चीज़ में बदलाव होगा, परिवर्तन क्या है, बदलाव, तो किसी चीज़ में परिवर्तन होगा, पहली चीज़ कि जीवन के लिए परिवर्तन क्या है, शाश्वत सत्य है, यानी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन परिवर्तन के कोमल यानी अच्छे और बुरे दोनों ही रूपों का उन्होंने अपनी इस कविता में वर्णन किया है। इस कविता को समालोचक जो है, इसके आलोचक जो है, उन्होंने इसको ग्रैंड महाकाव्य कहा है। अगली कविता है प्रथम रश्मि, सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1919 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह वीणा में संकलित है और वीणा का प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। तो इस कविता में कवि ने सुबह की पहली किरण यानी कि प्रथम रश्मि के साथ ही जो सुबह की पहली किरण यानी प्रथम रश्मि जब आती है तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं, इस प्रकार का चित्रण किया है। प्रथम रश्मि के आने से पूर्व जो दशा होती है, क्या होती है, सब कुछ शून्यावस्था में होता है, सभी सोए होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रथम रश्मि आई, पहली किरण आई, सब में एक नई चेतना जाग गई और कवि जो है इस कविता में जिज्ञासु बनकर चिड़िया से जो है प्रश्न करता है और उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। अगली कविता है बीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह निर्जा में संकलित है। इस कविता में कवित्री ने जीवात्मा व परमात्मा के माध्यम से, देखिए जो महादेवी वर्मा की कविता है वो आपको आध्यात्म और रहस्यवाद से संबंधित मिलेगी, जिसमें आपको जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित जो है मिलता है। परमात्मा के मध्य चिरंतन संबंध की स्थिति का जो है उन्होंने प्रतिपादन किया है। जड़ और चेतन में कोई अंतर वो नहीं मानती, एक ही सत्ता ने दोनों को प्रकाशित किया है। यानी कि जो परमात्मा है उसने जड़ भी बनाया है और चेतन भी, यानी लोगों के अंदर प्राण भी उनके द्वारा ही डाला गया है और कोई अगर जड़ अवस्था में है तो वो भी इस परमात्मा का ही है, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। ये उनकी रहस्यवादी कविता है। इसमें कोमलकांत पदावली है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, विरोधाभास व रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का। ये उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है, जिसका संकलन है 1936 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है और यामा में भी इस कविता का संकलन किया गया है। इस कविता में कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली कहा है। बादल जो है वो क्या होता है, जल से भरा होता है और उसका जल जो है संपूर्ण संसार के लिए होता है। उसी प्रकार जो करुणाशील व्यक्ति होते हैं वह भी संसार में करुणा का जल बरसाती हैं। ये इस कविता का भाव है कि उसमें जो उनका सुख दुख होता है वो स्वयं का नहीं होता, उनका सुख दुख इस संसार के लिए, समाज के लिए हो जाता है। अगली कविता है फिर विकल है प्राण मेरे, महादेवी वर्मा का। ये उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। ये एक आत्म अभिव्यक्ति कविता है। सृष्टि के संबंध में व्याकुलता का वर्णन जो है इसमें किया गया है। सागर की लहरें, आकाश के तारे आदि के रहस्य के बारे में जानने की इच्छा
कवित्री को होती है। सृष्टि के चिरंतर सत्य का जो है वर्णन उसमें किया गया है और उसको जानने की इच्छा कवित्री में होती है कि इस सृष्टि का सत्य क्या है। कवित्री के स्वयं के भावों का वर्णन जो है इस कविता में किया गया है। अगली कविता है यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा के द्वारा। ये उनके काव्य संग्रह दीपशिखा में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। इसमें कवित्री ने साधक को अपनी साधना करते रहने देना चाहिए। वह किसी इच्छा से साधना नहीं करता, बल्कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है, ये बताया गया है। आरती के दीपक की नीरवता का वर्णन जो है इसमें किया गया है। शून्य अवस्था को प्रकाश से भरना इस कविता में बताया गया है। भक्तों की विफलता का वर्णन किया गया है। पुनः प्राण रूप का संकल्प जो है इसमें लिया गया है। अंधेरे के प्रचार बाद जो उजाले का प्रसार है, यानी एक आशा की जो उम्मीद है, आशा का संचार होता है, वो इस कविता में बताया गया है। अगली कविता है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। ये उनके काव्य संग्रह युगांत में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। और यहाँ पे जीर्ण पत्र से तात्पर्य है पुरानी सड़ी गली मान्यताओं और अंधविश्वास से। तो कवि का कहना है कि पुरानी जो मान्यताएं हैं नए युग के लिए जो है अनुपयोगी हो चुकी है, अतः उनका त्यागना ही बेहतर है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, यानी जो पुरानी मान्यताएं हैं वो जड़ जाए और नया जो है वो आ जाए। कवि के कहने का भाव है कि निष्प्राण पुरातन युग जो है वो चला जाए और आशा से भरा हुआ नवयुग जो है वापस लौट आए। अगली कविता है रश्मि रथी, दिनकर जी के द्वारा। रश्मि रथी का अर्थ क्या है? सूर्य किरण की जो है सूर्य किरण रथ का सवार। अब सूर्य किरण रथ का सवार कौन है? यानी कि सूर्य का सारथी। रश्मि रथी यानी सूर्य का सारथी। तो ये रश्मि रथी का अर्थ होता है। ये एक खंड काव्य है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। इस कविता में कर्ण के चरित्र का जो है ये खंड काव्य, इसमें कर्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें सर्गों की बात करें तो इसमें कुल 7 सर्ग है। सूर्य पुत्र के होने के बावजूद, कर्ण किसका पुत्र होता है? सूर्य का। लेकिन उसके बावजूद जो कर्ण का जीवन होता है वो संघर्ष से भरा हुआ अस्त व्यस्त होता है। इसका चित्रण, जो संघर्ष होता है कर्ण का, उसका चित्रण इस कविता में किया गया है। इस कविता में दलित मुक्ति चेतना, ऊंच नीच, भेदभाव, अन्याय के प्रति जो आक्रोश है, वो सारी चीजें इसमें व्यक्त की गई है। तो कर्ण को जो है सूत पुत्र यानी कि जो सारथी होता है उसने पाल रखा होता है, तो उसको हमेशा, जो कि एक नीची जाति का होता है, तो इस कारण उसके साथ हमेशा भेदभाव होता है। तो असलियत में तो वो सूर्य का पुत्र होता है, लेकिन जिसने उसको पाला होता है उसके कारण उसको जो है जीवन भर ये जो जात पात का भेदभाव है ये झेलना पड़ता है और इनसे संघर्ष जो है करना पड़ता है। तो यही सब इनका उद्देश्य है इस कविता के माध्यम से बताना। अगली कविता है कलगी बाजरे की अंग्रेजी के द्वारा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। इस कविता में कवि ने अपनी प्रेयसी की तुलना पुराने प्रतीकों को छोड़कर चिकनी हरी घास और बाजरे की बाली से किया है। तो यहाँ पर जो ये ध्यान में रखिएगा किससे तुलना की है उन्होंने, कई बार जो है प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं किससे तुलना की है। तो यहाँ उन्होंने अपनी प्रेयसी की तुलना चिकनी हरी घास और बाजरे की बाली से की है। हरी घास और बाजरा प्रेमिका की सुंदरता के निकट है। प्रेम और प्रकृति से संबंधित उनकी ये कविता है। अगली कविता है यह दीप अकेला, अंग्रेजी की। इसका प्रकाशन वर्ष है 18 अक्टूबर 1953 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह बावरा अहेरी में संकलित है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं, यह कविता जो है यही हमें संदेश देती है। अकेला दीप जलने से बेहतर है कि वह कतार में जले।
तो यानी कि यह दीप अकेला, तो अकेले दीपक की बात की है, लेकिन इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि अकेला दीप जले, उन्होंने कहा कि अकेले दीप जलने से बेहतर है कि वो अपने कतार यानी एक ग्रुप में जले। दीपक प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक है, वह दीपक की जो पंक्तियां हैं वो समाज का प्रतीक है। समाज से जुड़कर व्यक्ति की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाती है, इस कविता का उद्देश्य है। अगली कविता है हरी घास पर क्षण भर, अज्ञे जी के द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष है 14 अक्टूबर 1949 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। ये प्रकृति बोध की कविता है। प्रकृति के प्रति मानवीय होने की आकांक्षा कवि के हृदय में है। बनावटीपन, औपचारिकता ने मानव जीवन को कृत्रिम बना दिया है। कवि ने इसी कृत्रिमता को हटाने की बात जो है पंक्तियों में की है, अपनी कविता में की है। मानव को प्रकृति की तरह सहज व सौम्य होने का न्योता इस कविता के माध्यम से दिया है। अगली कविता है असाध्य वीणा, अज्ञे जी के द्वारा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है। ये 321 पंक्तियों की एक लंबी कविता है, जापानी लोक कथा पर आधारित है। यह कथा आकोकूरा की पुस्तक द बुक ऑफ टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से संकलित है। तो यहाँ इस पर भी प्रश्न आ जाता है कि ये किस नाम से संकलित है, तो टेमिंग ऑफ हार्प नाम से संकलित है। तो किरीट नामक वृक्ष से जो है वज्र कीर्ति ने जो है एक वीणा बनाई, जिसे कोई भी बजा नहीं पाया, इसलिए इस वीणा को जो है असाध्य वीणा कहा गया। परंतु अंत में जो है केशकम्बली प्रियवंत ने जो है इसको बजाया और इससे जो है ऐसी ध्वनि निकली जो हर लोगों को अलग अलग सुनाई दी। तो यहाँ जिस व्यक्ति को जो भी ज़रूरत थी या जैसा जिसका मन था, जिसका मन अच्छा था, उसको उस प्रकार की ध्वनि सुनाई दी। जिस व्यक्ति के मन में जैसे भाव थे उसको उस वीणा से वैसी ही ध्वनि सुनाई पड़ी। तो यहाँ असाध्य वीणा जो है वो जीवन का प्रतीक है। अगली कविता है कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे जी के द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी और इसमें जो है 1962 से लेकर 1966 के बीच रचित कविताओं का संग्रह जो है इसमें किया गया है। इस कविता पर 1978 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कई बार व्यक्ति सत्य की खोज में भटकता है और दूर चला जाता है। मानव कई बार इस उद्देश्य से विदेश भी गया, किंतु उसी चकाचौंध में खो गया। उस प्रकाश ने उसको सत्य और से जो है और दूर कर दिया। तो यही सब इस कविता से बताया गया है। अगली कविता है भूल गलती, मुक्तिबोध के द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। इसकी भूमिका शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। उसमें उन्हें संकेत दिया है कि मुक्तिबोध की कविता की सबसे प्रमुख विशेषता नए और प्राणवान बिंबों का निर्माण है। तो देखिए आजकल भूमिकाएं भी पूछी जाती है, तो इसकी भूमिका शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है और इसमें उन्होंने बताया है कि जो आजकल की कविता है, मुक्तिबोध की जो कविता है, उसकी सबसे प्रमुख विशेषता नए और प्राणवान बिंबों का निर्माण करना है। इसमें समाज की वास्तविकता का चित्रण किया गया है। भ्रष्टाचार एक क्रूर बादशाह का प्रतीक है और जिसके दरबार में प्रत्येक व्यक्ति सर झुकाए खड़ा है। दरबार में एक व्यक्ति क्रांति का आह्वान करता है और तानाशाह के विरुद्ध सेना तैयार करता है। यह भ्रष्टाचार और शोषण से मुक्ति की उम्मीद जगती है। निराशा के बीच आशा की उम्मीद जो है इस कविता में बताया गया है। अगली कविता है ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध के द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। ब्रह्म राक्षस अर्थात जिसके पास विद्या है परंतु वह इसके माध्यम से सफल नहीं हो पा रहा और स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पे ब्रह्म राक्षस से क्या तात्पर्य है वो इस कविता में इस प्रकार बताया गया है। ये फैंटेसी कविता है। प्रतीक और फैंटेसी के सहारे अपराध बोध से ग्रस्त मध्य वर्ग के लोगों में चेतना और यथार्थ का चित्रण जो है इस कविता में किया गया है। ब्रह्म राक्षस पढ़ा लिखा मध्यवर्गीय व्यक्ति है जो जीवन में सफल ना हो सका और स्वयं को हानि पहुंचाता है और इसी कल्पना को आधार बनाकर ये कविता लिखी गई है। अगली कविता है अंधेरे में, मुक्तिबोध के द्वारा। ये उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। ये एक लंबी कविता है 40 पृष्ठों की
और मुक्तिबोध की ये अंतिम कविता है अंधेरे में, और ये जो है 1952 से 1962 के बीच लिखी गई और इसमें संशोधन जो है 1962 में किया गया। इसका पहला प्रकाशन जो है वो आशंका के द्वीप नाम से कल्पना पत्रिका में किया गया सन 1964 ईस्वी में। इस कविता में भी फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। इसमें शोषित वर्ग का जो है चित्रण किया गया है और इसमें जो है निम्न वर्ग का नहीं किया गया है, बल्कि इसमें मध्य वर्ग की उच्च मध्य वर्ग के व्यक्ति का संघर्ष दर्शाया गया है। यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि इसमें जो है उच्च मध्य वर्ग के व्यक्ति का संघर्ष दिखाया गया है कि जो एक और जो सामाजिक व्यवस्था है उससे लड़ता है, तो दूसरी ओर अपनी सुख सुविधाएं भी छोड़ना नहीं चाहता। तो व्यक्ति के मन का जो द्वंद्व है वो इस कविता के माध्यम से बताया गया है। अगली कविता है गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह गीत फरोश में संकलित किया गया है। तो इस कविता में कवियों द्वारा गीत बेचने पर कवि ने आलोचना की है कि कविता जो है वर्तमान समय में कवियों साहित्यकारों की स्थिति, उनकी पीड़ा को दर्शाती है कि वह वस्तुओं की भांति अपने गीत जो है बाजार में बेचने को तैयार है। तो यह कविता कवि और समाज के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाती है। अगली कविता है सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। ये उनके काव्य संग्रह गीत फरोश में संकलित है। तो इसमें उन्होंने सतपुड़ा के जंगल का वर्णन किया है, वहाँ की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है कि जंगल के पेड़ पौधे, लताओं, स्थितियों, वन्य जीवों का वर्णन किया गया है। जंगल में अजीब सी निस्तब्धता है और इसके अलावा जो है गोंड जाति के लोगों का वर्णन भी इस कविता में किया गया है। अगली कविता है नक्सलबाड़ी, धूमिल के द्वारा। ये उनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है 1972 ईस्वी। 1967 में यह सबसे पहले बनारस से निकलने वाली आमुख पत्रिका में छपी थी। नक्सलबाड़ी बंगाल का एक छोटा सा स्टेशन है। उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाड़ी आंदोलन का प्रसार हुआ। धूमिल इस आंदोलन के समर्थक थे और इस कविता में धूमिल ने भारत की निराशाजनक परिस्थिति का चित्रण किया है जिसने नक्सलवाड़ी को जन्म दिया, उसका चित्रण इसमें उन्होंने किया है। अगली कविता है अकाल दर्शन, जिसके लेखक हैं धूमिल। ये उनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। तो ये कविता जो है प्रश्न और आश्चर्य की शैली में लिखा गया है। कवि जो है अकाल की वजह जो है जानना चाहता है और इसमें जो चालाक आदमी है वो व्यवस्था का प्रतीक है। इस कविता के माध्यम से कवि सत्ता और जनता की चेतना के द्वंद्व, क्रांति के दर्शन की खोज करते हैं। जनता पर सत्ता का प्रभुत्व और स्वयं जनता का अपनी परिस्थिति से अलगाव की व्याख्या के बिना क्रांति की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक जनता सत्ता की गतिविधियों से तटस्थ नहीं रहेगी, ये अकाल जो है बना रहेगा। जब तक वो इन सत्ता के बारे में नहीं जानेगी, सत्ता से लड़ने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक जो है ये अकाल बना ही रहेगा। लोगों की एकजुट व सक्रियता की बात जो है इस कविता में कही गई है। अगली कविता है मोचीराम, सुदामा पांडे धूमिल की। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है। तो इस कविता में मोचीराम के दुख, उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। बनिए के माध्यम से व्यक्ति का लालच, दुर्व्यवहार करना आदि जो है इसमें दर्शाया गया है। जाति के आधार पर भेदभाव की बात इस कविता में कही गई है। सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। भाषा, जाति एवं पेशे से रिश्ते को कवि ने प्रामाणिकता के साथ जो है इसमें उतारा है। अगली कविता है रोटी और संसद धूमिल के द्वारा। ये उनके काव्य संग्रह कल सुनना मुझे में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। तो जो रोटी की समस्या है उस पर कवि ने चिंता जताई है कि गरीबी के कारण सामाजिक विषमताएं जो है वो बढ़ गई है और पूंजीपतियों ने जो शासन की बागडोर है वो अपने हाथ में ले ली है और गरीबों की जो रोटियां हैं वो छीनता गया है। इस कारण जो गरीब व्यक्ति है रोटी के लिए तड़पता है। अब इस काव्य में, कविता में तीसरे आदमी की बात की है।
तो ये तीसरा आदमी गरीबों की रोटी छीनने वाला वर्ग है और ये एक प्रतीकात्मक जो है कविता है, यानी ये एक प्रतीकात्मक कविता है। देश की राजनीति पर इस कविता में व्यंग्य किया गया है। देश की प्रजातांत्रिक जो संसदीय व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था है उस पर इस कविता के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। ये थी यूजीसी नेट की जो संपूर्ण कविताएं हैं यूनिट 8, उसमें जितनी भी कविताएं दी गई है आदिकाल से आधुनिक काल तक, उन पर एक संक्षिप्त नोट था। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।